फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर भागलपुर से है। भागलपुर नाथनगर क्षेत्र के शाहपुर इंटर स्तरीय हाई स्कूल में एक दिवसीय कला संस्कृति का आयोजन किया गया, जिसमें कि स्कूलों के सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया है, जिसमें कि स्कूल के सभी छात्र छात्रा उत्साह देखने को मिला। दरअसल ये कार्यक्रम आगामी सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शनी करने और छात्र छात्राओं को उत्साहित करने के लिए किया गया, ताकि छात्र छात्राओं को उत्साहित होने पर आगे बढ़ने की ललक बढ़े। और वहीं शाहपुर इंटर स्तरीय हाई स्कूल के प्रिंसिपल अमितेश कुमार शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम का खास मकसद स्कूल के छात्र छात्रों को उत्साहित करना, गांव से लेकर शहर तक अपनी कला संस्कृति को बढ़ावा देना है, जैसे बच्चे हुनर को पहचान उनके मिल सके। प्रैक्टिकल हो रहा है, क्या कहेंगे? ये बिहार शिक्षा परियोजना भागलपुर बिहार के राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत ये साइंस मैथ पर ये प्रदर्शनी है, जो प्रतियोगिता होना है, जिसमें ये सारे हमारे बच्चे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इसका जो प्रदर्शनी होगा उसमें जो विजेता होंगे उसको स्कूल स्तर से पुरस्कृत किया जाएगा। और 26 जनवरी भी आने वाला है, उस दिन हम सभी बच्चों को इस कार्यक्रम में जो भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे परिचय सर, परिचय। मेरा नाम अमृतेश कुमार शर्मा हुआ, मैं यहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर सुल्तानगंज गैवीनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। अधिकतर मिथिलांचल से शिव भक्तों का हुआ जमावड़ा। गाजे बाजे के साथ गैवीनाथ धाम सीताराम भजन के गीतों से हुआ भक्ति में। 18 जनवरी की सुबह उत्तर वाहिनी गंगा पर गंगा स्नान कर देवघर के लिए होंगे गंगा जल लेकर पैदल रवाना। बसंत पंचमी को लेकर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक भी कराया गया है। अभी हम सुल्तानगंज के गैवी धाम मंदिर के परिसर में हैं और परिसर में देखे ग्राउंड की तरह है। कल मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या को लेकर आज जिस तरह से मिथिलांचल का लोग यहाँ पे एक जमवारा लगा है। मैं पहले आपको बता दूं मौनी अमावस्या खास क्यों है, हम डाक बम से भी जानेंगे यहाँ का जो श्रद्धालु आए हुए हैं। पहले मैं आपको एक सीन दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे भीड़ का जो है जमवारा लगा हुआ है। कैमरा पर्सन कहीं तो दिखाइए जरा लोगों को कि कहाँ से आते हैं। आज इस तरह के मौके पर जिस तरह से देखा जाए, इस तरह से श्रद्धालुओं का एक कनकनी ठंड में पछिया हवा और यहाँ से व्यवस्था खुले आसमान में रहना, टेंट गिरा के रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियां को लाना, तो ये सारा व्यवस्था का लोग जिस तरह किया गया है। मैं इधर भी दिखा दूं कि ये उत्तरवानी गंगा घाट है और उत्तरवानी गंगा घाट से खास करके यहाँ पे सावन में तो 1 महीने की 20-25 मेला भी प्रसिद्ध है, लगभग करते हैं। लेकिन मौनी अमावस्या भी कम नहीं है। मौनी अमावस्या के बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इनको लेकर सारा प्रक्रिया जो है यहाँ पे नगर पंचायत की नगर परिषद के द्वारा किया था। जिला प्रशासन यहाँ पे एक्टिव रहती है। घाट पे बैरिकेडिंग की सुविधा रहती है। ये DRF की टीम यहाँ पे डिप्यूट किया जाता है, किसी तरह को परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को लेके। मैं कहूँगा कि एक बार दिखाइए कैमरा पर्सन दिखाइए जरा कि किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई है। इसके लिए दूर दराज से आते हैं, यहाँ पे खुद का एक भोजन बनाते हैं। तो सारा प्रक्रिया जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए इतना कड़क ठंडी में, उनका मानना है कि जिस तरह से मौनी अमावस्या एक ज्योतिर्लिंग का महत्व होता है कि रावण वहाँ से आए थे, मिथिलांचल से लेकर वहाँ चले थे, तो यहाँ पे उत्तरवानी गंगा देवी धाम है, इनको लेकर सारा प्रक्रिया को लाया गया था। इसी लेकर मैं गूगल बम से श्रद्धालुओं से बात किए तो उनका कहना था कि सारा व्यवस्था जो है कितनों भी टफ हो जाए तो इस चीज को कभी इग्नोर नहीं किया जाए कि भोला पे सब कुछ दस्ता है, भोले हैं तो सब कुछ से है। इसी लेके अब आगे दिखाते हैं कि क्या बोलते हैं बोल बम दस्ता है। हमारा यहाँ 50 प्लस का दस्ता है और 50 प्लस ही है। और वो बम जो है यहाँ पे अपना सामान रख के स्नान करने के सब तैयारी में ही लगे हुए थे। और इतना ही में जो है बोरा गैस कर दिया। उसमें से एक मोबाइल 12,000 रुपये का
10,000 रुपया नगद हमारी टीम से एक देगी। पजराहा जो हमारे बगल के ही पंचायत है, वहाँ से 30,000 रुपये का पैसा और मोबाइल वगैरह गया हुआ है। ऐसे ऐसे यहाँ पे 7 टीम के साथ आज हुआ है। ये आज की घटना है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं। तो प्रशासन यहाँ पे कभी नहीं आता, हम एक बार भी झांकने नहीं हम लोग आया। नहीं देखते। हम कहाँ जाएं? हम बाहर के आदमी हैं, हम कहाँ जाएं? और जब आपके पास हम कंप्लेंट कराते हैं, पिछले साल का हमारा अनुभव है कि मेरे साथी को जिला प्रशासन 5 बार बुलवाया, आपका मोबाइल करके, एक बार भी उसने रिकवर करके नहीं दिया। अंत में हम ये उतना जो किराया मेरा आना जाना हुआ वो एक्स्ट्रा हमारा एक्सपेंस हुआ। सवाल केवल उसकी नहीं है, सवाल ये है कि हम घर से चले हैं, हम कैसे चले हैं। हो सकता है कि हम बाबा दरबार जाने के लिए किसी से कर्जा लिए हों और यहाँ हमारी लूट हो जा रही है। अब हम यहाँ से आगे कैसे जाए? विनय कुमार झा, मैं मधुबनी जिला भाजपा युवा मोर्चा का महामंत्री भी हूँ। इस बार 3 हर साल होता है यहाँ, सनातन बोर्ड परिषद हर साल होता है विधानसभा कोऑर्डिनेटर, हर साल एक साल में यहाँ पर चोरी होता है। हर साल का हर साल का यहाँ का नियम जीविका हुआ चलती है। है। या तो मान जो लीजिए आता है वह या तो मान लीजिए कि यहाँ के चोरों की जीविका ही उसी से चलता है, इसीलिए वो निष्ठुर होके निर्दय की अभी तरह 2 जगह हुआ है, एक जगह और काम हुआ करता है। है। इस तरह का काम हो रहा है। व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं, ये सब सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। यहाँ एक ही व्यवस्था है कि आपका सामान चला गया, कलेजा पे मुक्का मार लो, बाबा के नाम लेके चलो, क्योंकि हमारा टीम है, हमारे टीम में आए हैं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, हम तो लेकर के जाएंगे ना, छोड़ के नहीं जाएंगे। इस इलाका का हुआ, इसको क्या हम यहाँ छोड़ देंगे? क्या हुआ? कपड़ा खोल के गए बाथरूम के लिए नहाने के लिए बजे सुबह में 7 बजे। तो इस चीज की जानकारी दिए प्रशासन की? यहाँ प्रशासन कोई नहीं था यहाँ। जानकारी दिए अगले बगले में थाना है, प्रशासन हट वगैरह नहीं किया? नहीं, वो दे के भी नहीं। कितना का हुआ है? 10,000 रुपया था, एक मोबाइल था नया, कपड़ा ले गया, जैकेट ले गया है। घर भी जाना ऐसा आदमी यहाँ है। बाबा जो कहे, यहाँ का जो लोकल आदमी, यहाँ का इन सबको देखे हैं जिस धर्म स्थान से चोरी करता है, चहारी करता है, लूट करता है, और इस धर्म स्थान के अगल बगल में जहाँ भी हम लोग जाते आते हैं तो देखते हैं जो बड़ा शराब का बोतल सब पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी पीछे फेंका, वही सब मतलब वही सब काम हो करके और जब लोगों को लूटता है, चोरी करता है। ये क्या मतलब प्रशासन है और क्या सरकार तो मांग क्या करते हैं इस चीज को मांग क्या करेंगे? रोक लगाया जाए। और सरकार जो ये कहता है कि जो शराबबंदी है, लेकिन हम तो देखते हैं जो पूरा दारू का बोतल सब खिलाया हुआ है, यहाँ भी पड़ा हुआ है, इस बगल में भी देखो इतना बड़ा बोतल पड़ा हुआ है। तो हम लोग तो जानते हैं कि सरकार की मदद करके यहाँ पे निकला नहीं। तो इसमें हम आपको एक चीज ऐड करना चाहेंगे कि अगर आप, हमारा तो धर्म आस्था है, सुल्तानगंज से ही हम जल पहुँचते हैं, मेरी लाचारी परंपरा आया है, आप भी जानते या होंगे। आस्था है, आप जो शब्द देना चाहे दे दीजिए, हम तो आएंगे, लेकिन हम ये मान के आएंगे कि हो सकता है इस बार दूसरे में मेरा ही नंबर हो। समस्तीपुर जिला से हैं और बाबा को आए हैं रामगंज, यहाँ से जल बोझेंगे और देवघर के लिए डाक बम निकलेंगे और कल सुबह, परसों सुबह जल समस्या खास करके देखा जाए दूसरे से मित्रांचल का हम ज़्यादा आते हैं। समस्या खास मौनी अमावस्या का खास यही है जो कि पहले जैसे भोले बाबा विष पिए थे, इसके लिए मिथिला से बाबा आए थे, इधर रावण उठा के मिथिला तरफ से लाए, तो भैरव रह गए उधर मिथिला में, भैरव नहीं आ रहे। तब बाबा ने बोले जो मिथिला से भैरव आएंगे तब 1.25 लाख काम और डोलेगा, तब भैरव आए। इसीलिए हम लोग मिथिला से
हर साल 1.25 लाख कमरिया बाबा देवघर जाते हैं। इतना ठंड है, कनकनी है, कंपन है, तो अच्छा भी लगता है। तो मौनी अमावस्या को खास करके क्यों मन निकलवाता है कि लोग यहाँ पे उत्तरवाहिनी गंगा घाट से जल लेके अब देवघर के लिए जो प्रस्थान करते हैं 105 किलोमीटर दूर, तो किस तरह से परेशानी क्या होता है? कोई बाबा का राह में कोई परेशानी नहीं है, सब थोड़ा मेहनत लगता है और मेहनत जब करते हैं तो फल भोला बाबा देते हैं। आज की आवाज हम लोग तो यहाँ से चलते हैं मौनी अमावस्या को पूरा भरा हुआ है, पूरा देवी धाम जो है। देखिए कोई आदमी गाँव से चलते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कोई आदमी यहाँ से चलते हैं उनको कम टाइम लगता है। अच्छा ये बताइए, आपने इतना कठिन परिश्रम और ठंडी में मौनी अमावस्या खास क्यों है? देखिए ये माघी का मौनी अमावस्या है, ये हम लोग का ये प्रसिद्ध है क्योंकि आज के दिन में हम लोग यहाँ से जल ठीक है, उसके बाद देवघर चलते हैं, जो हम जैसे पहुँचते हैं जल देते हैं, उससे तो बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का जल देने का है, लेकिन जो हम जैसे पहुँचते हैं जल देते हैं। अच्छा ये बात और बताइए निखिलेश जी कि किस तरह से आप सफर करते हैं रास्ते में, पूरा देखते हैं कि जहाँ तहाँ देखिए भंडारा का व्यवस्था किया गया खुद का, क्या रास्ता में जैसे दुकान से रास्ते में चलने बाद क्या उस समय इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम लोग रास्ते में कुछ नहीं खाते, ये सावन का जो बम होता है वो लोग रास्ते में खाता है, हम लोग ये माघ का जो बम है वो खाना पीना सब का व्यवस्था हम स्वयं करते हैं, सब कुछ घर से ही लाते हैं, थोड़ा साग सब्जी तेल मसाला जो कम होता है वो हम लोग खाली करते हैं, सब कुछ साथ में पूरा भंडारा पूरा खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, रास्ते का कुछ नहीं। खबर गया से है, जहां गया जी के 12 चट्टी थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम तकरीबन 5 बजे एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे बैठी 2 महिला सास बहू को कुचल दिया है। हादसे में दोनों महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे को अंजाम देने वाले ट्रक के ड्राइवर और साथी खलासी भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ड्राइवर और खलासी को इलाज के लिए 12 चट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एडमिट कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे को अंजाम देने वाला ट्रक झारखंड की ओर तेज रफ्तार में आ रहा था। इसी दौरान हाईवे पर चल रहे एक डंपर हादसे को बचाने की कोशिश में ट्रक के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक हाईवे से उतरकर सर्विस लेन में घुस गया। सर्विस लेन के किनारे एक घर के बाहर 2 महिलाएं बैठी हुई थी जो ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में दोनों महिलाओं को मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उधर महिलाओं को कुचलने के बाद तेज रफ्तार ट्रक दोबारा हाईवे पर आया और एक घर में जा घुसा है। तेज रफ्तार ट्रक दोबारा हाईवे पर पहुंचा और दूसरी ओर बने एक घर में जा घुसा है। टक्कर के दौरान ट्रक में ही फंसे खलासी और ग्रामीणों ने सहयोग से उसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया है। सूचना मिलते ही 12 चट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घर से टक्कर के बाद ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे ट्रक का खलासी अंदर ही फंस गया है। रहे थे खेत पे, तो वही मतलब यहाँ अभी कोई नहीं थे, तो नहीं पीछे साइड गेट लगा हुआ था। घर का स्थिति क्या है? क्षतिग्रस्त भी हुई है? हाँ पूरा सब टूट गया है, पूरा नीचे तक। एक बार फिर से नाम बता दीजिए अपना। पिंटू कुमार, पिताजी का नाम? रामजीत प्रसाद। इधर आ गया, उधर से इधर गाड़ी देकर उधर जाकर मारा, उधर भी जाकर देख सकते हैं। ऊपर घर में घुस गया गाड़ी, उधर जाकर 10 फीट दीवार तोड़ कितना बजे की घटना है ये? 5 बजे। कौन कौन सी गाड़ी की टक्कर हुई थी? देखिए यहाँ तो हम यहाँ गाड़ी जानते हैं, लेकिन पीछे भी हाईवे से हुआ टक्कर पहले। कौन सी गाड़ी कौन सी थी? मिक्सचर गाड़ी जो होता है, मिक्सचर गाड़ी जो होता है, जो हाईवे में काम हो रहा है, उस सबके लूर नहीं रहता है चलाने के लिए, उस सबके लूर नहीं रहता, नया ड्राइवर के दे देता है, उसी में नियंत्रण किया और इधर से इधर आके मारते चल दिया। मेरा बहन, छोटी बहन थी, 2 घंटा हम बात किए हैं और एकदम जीटी रोड वाला के बदमाशी, अब कुछ नहीं है, बढ़िया से अथी नहीं करता है, कहीं गड्ढा कर देता है। तेतरिया गाँव है, 12 चट्टी तेतरिया, गया जिला में। कितने लोगों की जान गई आपके घर? 2 लोग, दोनों मेरी बहन थी, बहन के साथ थी, दोनों के हुआ है। कितना आयु होगी दोनों को? आयु तो एक का 7 का होगा, बहन का 35,
और सास का होगा नहीं 70 का 60-65 होगा, मान के चलिए 60-65। कौन सा जगह है ये? नाम कौशल्या देवी, सास के नाम, और बहन के नाम सुषमा देवी। अच्छा, अब आप किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि जीटी रोड को बढ़िया से बनाने के लिए, कि बढ़िया से जीटी रोड वाला ले अपना काम। स्थानीय प्रशासन, पुलिस पदाधिकारी द्वारा आपको किस तरह का मदद मिल रहा है या कुछ आश्वासन मिल रहा है? यहाँ से कोई प्रशासन, यहाँ प्रशासन का कोई मदद नहीं मिल रहा है। जब दारू पकड़े रहेगा तो छापा मारेगा, और जब पी के चलाता है उसको लिए नहीं कुछ करता है, पीले था ड्राइवर। डीएम आवे, एसपी आवे, फुल गलती है, प्रशासन की गलती है। जब एक्सीडेंट हुआ था तब प्रशासन यहाँ सिर्फ मोबाइल देख रहे थे, ये नहीं कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ तो पहले पब्लिक को बचाया जाए, खाली मोबाइल देख रहे थे यहाँ पे। एक बार आके प्लस में चले गए हैं, फिर दोबारा आए नहीं, फिर दोबारा प्रशासन को बुलाया गया। 112 बिहार का 112 किस लिए बनाया गया है पता है ना आप लोग को? जनता को देखभाल करने के लिए ना, खाली दारू पकड़ने के लिए बनाया गया है। जिसको जगह दारू नहीं निकलता उसको जगह छापा मारता है, किसी को हाथी पे। और जब यहाँ पर होता है तो कुछ उतना देरी में आइबो नहीं करता। अभी तक कुछ हुआ नहीं किया, जनता के लिए नहीं, दारू के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हाफ किलोमीटर के हम लोग चाहते हैं कि सरघाटी से डीएम आवे, हम लोग चाहते हैं कि सरघाटी से डीएम साहिब आवे और यहाँ संरक्षण करें, और जो भी कहेंगे उसको हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अजय प्रसाद कुछ डांगी है, स्थानीय निवासी है ना? भगर का भगर। गया जी जिले में 29 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया जी बिहार में 6 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग कार्यशाला का समापन मुख्य अतिथि मानवेंद्र उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय प्राथमिक विद्यालय सशस्त्र सीमा बल द्वारा किया गया। बिहार के द्वारा मधुकर अमिताभ कमांडेंट ने 29 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया जी एवं श्री राजेंद्र भारद्वाज कमांडेंट क्षेत्रक मुख्यालय विश्व प्राथमिक गया जी बिहार की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ है। आर्ट ऑफ लिविंग कार्यशाला के समापन समारोह के अवसर पर उप महानिरीक्षक महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि सुदूर एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत बल कर्मियों के लिए तनाव प्रबंधन, ध्यान, प्राणायाम और साथ ही सकारात्मक सोच अत्यंत आवश्यक है। आर्ट ऑफ लिविंग जैसी कार्यशाला जवानों के जीवन में संतुलन एवं अनुशासन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और साथ ही साथ जवानों के मानसिक तनाव को कम करने में उनकी मानसिक शांति प्रदान भी करती है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कार्यशाला में उन्हें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति हुई है। इस कार्यक्रम के दौरान श्री दिनेश कुमार द्वितीय कमान अधिकारी क्षेत्रीय मुख्यालय प्राथमिक विद्यालय गया जी, श्री अवनीश यादव और साथ ही उप कमांडेंट श्री आशीष कुमार, उप कमांडेंट श्री आनंद चंद साहू, उप कमांडेंट संचार क्षेत्रीय मुख्यालय प्राथमिक विद्यालय गया जी बिहार, डॉक्टर कन्नड़ हरिदास, उप कमांडेंट चिकित्सा डॉक्टर पिंटू कुमार, संचालक गीतांजलि होटल और साथ ही बोध गया सहित क्षेत्रीय मुख्यालय प्राथमिक विद्यालय गया जी तथा 29 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल गया जी के अधीनस्थ अधिकारीगण एवं बाल कर्मियों ने सक्रिय सहभागिता की है।
जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सोनबरसा कचहरी थाना क्षेत्र के अमरपुर दीवारी एवं मोहनपुर पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग शामिल हुए, जहां लोगों ने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया गया और लोगों ने बताया कि सबसे पहले सोनबरसा कचहरी थाना डायल 112 की गाड़ी एवं अग्निशमन विभाग की गाड़ी थाने में देने के लिए मांग उठाया। इसके साथ ही इन दिनों क्षेत्र में सूखा नशा के बढ़ते प्रचलन को लेकर भी बात रखी गई। वहीं लोगों ने बताया कि अमरपुर में अंबेडकर छात्रावास स्कूल सहित अन्य विद्यालय है जहां लड़कियां भी पढ़ने आती हैं और वहां कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, नशा करते हैं जो कि और सुरक्षा व्यवस्था देने का मांग भी की गई है। और साथ ही संवाद कार्यक्रम के दौरान एसपी द्वारा उपस्थित सभी लोगों से अपील की गई है कि सभी लोग अपने बच्चों को सूखे नशे से दूर रखें। तीनों पंचायत के जो जनप्रतिनिधिगण और एवं आम लोग भी थे और इन्होंने क्षेत्र की समस्याएं हमें बताया है और उसको हम लोगों ने नोट करके उस पर आगे की कार्रवाई करने की हम लोगों ने कार्य योजना बनाएंगे। अभी समीक्षा भी करेंगे और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोग त्वरित कार्रवाई करें। तो सूखा नशा को लेकर के सर ये कहीं कहीं हॉटस्पॉट्स जो होते हैं उसको हम लोग नोट किए हैं, लोगों से ही फीडबैक ले करके वहाँ पे अगर कार्रवाई की जाएगी तो इसको लेकर के डिस्कशन हुआ है। जिलाधिकारी ने बताया कि मंदना से बिठूर को जोड़ने वाली ये मार्ग शासन की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसकी कुल लागत लगभग 137 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 8 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है जिसे अगस्त 2026 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है। बिठूर जैसे ऐतिहासिक कस्बे को कानपुर नगर से जोड़ने वाली यह परियोजना जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्य कर रही सभी बाधाओं को दूर करते हुए विभागीय आपसी समन्वय के माध्यम से कार्य को युद्ध स्तर पर पूर्ण कराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि गाटा संख्या का स्पष्ट चिन्हांकन करते हुए जिन किसानों को मुआवजा दिया जाना है उनका भुगतान शीघ्रता से सुनिश्चित किया जाए। इस परियोजना में किसानों को लगभग 70 करोड़ रुपए का मुआवजा भूमि एवं संरचना स्ट्रक्चर्स के रूप में दिया जाना तय किया गया। इसके अतिरिक्त पेड़ों की कटाई हेतु वन विभाग को लगभग 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, किंतु अभी तक कटान का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। इस संबंध में वन विभाग को शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। विभागीय मंदों में स्थानांतरण हेतु निर्धारित धनराशि की निर्गत की जा चुकी है जिसे शीघ्र क्रियान्वयन करने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह परियोजना समयबद्ध पूर्ण की जाए ताकि क्षेत्रीय विकास को गति मिल सके और आमजन को शीघ्र लाभ प्राप्त हो। तो कानपुर नगर में जो मंदना से बिठूर का हमारा जो मार्ग है उसका चौड़ीकरण चल रहा है, जो शासन की एक इम्पोर्टेंट योजना है और बिठूर जैसा ऐतिहासिक कस्बे को कानपुर नगर से जोड़ने वाली इसमें 137 करोड़ की परियोजना है जिसमें कि 8 किलोमीटर में चौड़ीकरण होगा और फिर वो आगे मार्ग सुगम हो जाएगा कानपुर नगर से बिठूर के लिए। इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं जो हमारा दक्षिणांचल और कैस्को को इसमें लाइन शिफ्ट करनी है, जो करीब हमारे 500 से अधिक खंबे हैं। इसका कार्य प्रारंभ हुआ, उसको थोड़ा तेज कराना भी स्लो है और इसके अलावा वृक्षों का जो है छपान तो हो गया है परंतु अभी कटना स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके लिए भी वन विभाग को पैसे भी चले गए हैं और जो ट्रांसफर होना था विद्युत विभाग को वो भी पैसे चले गए, उसको कोऑर्डिनेट करना है। और तीसरा जो किसानों को भी इसमें करीब 70 करोड़ रुपए का मुआवजा मिल रहा है जो स्ट्रक्चर्स के रूप में है या जमीन के रूप में है। तो ये परियोजनाओं का जो हमारा लक्ष्य है वो अगस्त 26 का है कि इसको पूर्ण कर लें ताकि बिठूर कस्बे और कानपुर नगर दोनों को इस प्रकार से जोड़ा जा सके कि कितना भी ट्रैफिक इस मार्ग पर आसानी से जा सके। जनपद कानपुर नगर में जो मंदना से बिठूर का हमारा जो मार्ग है उसका चौड़ीकरण चल रहा है, जो शासन की एक इम्पोर्टेंट योजना है और बिठूर जैसा ऐतिहासिक कस्बे को कानपुर नगर से जोड़ने वाली इसमें 137 करोड़ की परियोजना है जिसमें कि 8 किलोमीटर में चौड़ीकरण होगा और फिर वो आगे मार्ग सुगम हो जाएगा कानपुर नगर से बिठूर के लिए। इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं जो हमारा दक्षिणांचल और कैस्को को इसमें लाइन शिफ्ट करनी है, जो करीब हमारे 500 से अधिक खंबे हैं। इसका कार्य प्रारंभ हुआ, उसको थोड़ा तेज कराना भी स्लो है और इसके अलावा वृक्षों का जो है छपान तो हो गया है परंतु अभी कटना स्टार्ट नहीं हुआ है।
उसके लिए भी वन विभाग को पैसे भी चले गए हैं और जो ट्रांसफर होना था विद्युत विभाग को वो भी पैसे चले गए, उसको कोऑर्डिनेट करना है। और तीसरा, जो किसानों को भी इसमें करीब 70 करोड़ रुपए का मुआवजा मिल रहा है, जो स्ट्रक्चर्स के रूप में है या जमीन के रूप में है। तो ये परियोजनाओं का जो हमारा लक्ष्य है वो अगस्त 26 का है कि इसको पूर्ण कर लें, ताकि बिठूर कस्बे और कानपुर नगर दोनों को इस प्रकार से जोड़ा जा सके कि कितना भी ट्रैफिक इस मार्ग पर आसानी से जा सके। जनपद कानपुर नगर में जो मंधना से बिठूर का हमारा जो मार्ग है उसका चौड़ीकरण चल रहा है, जो शासन की एक इम्पोर्टेंट योजना है। और बिठूर जैसा ऐतिहासिक कस्बे को कानपुर नगर से जोड़ने वाली इसमें 137 करोड़ की परियोजना है, जिसमें कि 8 किलोमीटर में चौड़ीकरण होगा और फिर वो आगे मार्ग सुगम हो जाएगा। खबर बिलग्राम से है, जहां बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के गांव से दो सहेलियां घर से सांडी जाने की बात कहकर रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं। इसकी ग्रामीणों के बीच हो रही चर्चाओं के अनुसार दोनों के बीच समलैंगिक संबंधों और साथ ही साथ जीने मरने की कस्मों से जुड़ा मामला नजर आ रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां शीतलहर से गरीबों को राहत है। उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन विनय रोहलिया देर रात पहुंचे और साथ ही रोड़ी बेलवाला रैन बसेरे पर और गरीबों बेसहारा लोगों को कंबल बांटे गए हैं। नगर निगम अधिकारियों संग व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। रैन बसेरों में बिजली, पानी, शौचालय, बिस्तर और साफ सफाई के दिए सख्त निर्देश। हर आने वाले का विवरण रखे। उच्च अधिकारियों को समय समय पर निरीक्षण करने को कहा है और साथ ही शहर के चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था निरंतर रखे और साथ ही सीएम के निर्देश के तहत कोई गरीब शीतलहर से प्रभावित न हो। राज्य मंत्रियों को रैन बसेरे का जायजा लेने को कहा गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने गुरुकुल नारसन में स्थित राजे महेंद्र प्रताप स्कूल के छात्र छात्राओं को स्वेटर बांटे हैं, जिसके पश्चात उन्होंने आपे कार्यालय पर पिपरपुरा और साथ ही नसीरपुर गांव के लोगों को धन्यवाद अदा करने के लिए बुलाया है और उन्हें सम्मानित भी किया है। आपको बता दें, करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि सर्दी बहुत है, इसी के चलते उन्हें एहसास हुआ कि बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्हें ठंड के मौसम में गर्म कपड़े भी नसीब नहीं होते हैं और इसीलिए उन्होंने आज सभी छात्रों को जर्सी बांटी है, साथ ही गाँव के लोगों को सम्मानित भी किया है। मंगलौर से बसपा ने मॉन्टी KRLD ज्वाइन करने पर उन्हें कहा कि किस्मत कोई नहीं छीन सकता है। अगर आपकी किस्मत में परमात्मा ने विधायक बनना लिखा है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। दो 2027 में हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी भारी बहुमत से और मंगलौर सीट हम जीतने जा रहे हैं। पिछली बार भी 212-13 वोटों से आ रहे थे, अब की जो कमी रही उसे पूरी करेंगे। जैसे कि देखा गया कि यहाँ से पहले वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन किस तरह से शिकस्त दे पाएंगे? ये देखिए भाई ना अब्दुल भाई, ये सारे भाई पीरपुरे से है, देखो आप ट्रैक्टर ले 10-12 गाड़ियाँ सब अपने गाँव से है। और भराना जी की कोई जात बिरादरी का काम नहीं करते ना धर्म का, वो सबके लिए उन्होंने देखा। आपने भी मुस्लिम भाइयों का हो पीरपुरा, वहाँ भी एससी समाज और मुस्लिम समाज हमारे दोनों भाई रहे हैं। 5 लाख रुपए उनके लिए दिए, नसीरपुर कला के लिए 5 लाख रुपए भी जो सार्वजनिक काम करने के लिए भी दिए। वो जात बिरादरी का काम नहीं करते ना धर्म का कोई ऐसा हो करते, तो इसलिए मुस्लिम भाई भी और सब हम सब मिलकर उन्हें जिताने का काम करें। जिस हिसाब से भी वोट देखिए, वोट तो आदमी का मन होता है, ऐसे से वोट नहीं मिलती, और वो मन है आदमी जब वो सम्मान कर रहे हैं तो लोगों को भी ऐसा लगा यार हार के भी हमारे गाँव में सार्वजनिक काम कर रहे हैं तो क्यों ना एक बार मौका दिया जाए। और अच्छे आदमी है सर बताना जी, इस बार 2027 में बिल्कुल जी। छात्र और मैं ब्रह्मपुर का निवासी हूँ। हमें जर्सी मिली है, सब हर विद्यार्थी को एक एक जर्सी बांटी है उन्होंने। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हम उनके साथ हैं। जन्मदिन पे
आए थे, तो उस दिन ऊपर वाले का आदेश हुआ कि कई लोग, बहुत ज़्यादातर तो सामर्थ्य हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों को सही से गर्म कपड़े भी नहीं दे सकते। तो ये दिमाग में आया और हमने बोल गए थे कि बच्चों को भी और टीचरों को भी, सबके लिए एक गर्म कपड़े लेके आएंगे और उसका वितरण करने के लिए आज हम स्कूल में आए हैं और मालिक से दुआ करते हैं सबके लिए कि हमेशा इस स्कूल में जर्सियां बढ़ती रहें, टीचरों को सूट मिलते रहें। ये मेरी इच्छा है कि हमेशा ऐसा कुछ करने को परमात्मा हमें करता रहे, करवाता रहे। किसी नेता की या कार्यकर्ता ने इससे पहले इस तरह का निर्णय नहीं लिया। अब ये तो ऊपर वाला लेवाता है, कहते वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा नहीं मिलता है, और जो ऊपर वाला करवाता वही होता है। आज गांव के भी लोग आ रहे हैं आपके कार्यालय? हाँ, वहाँ पे कौन से गांव के लोग? आज गांव है नसीरपुर के, आज 2 गांव है, नसीरपुर और पीरपुर। तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा? वो तो होते ही है, रोज हमेशा ही होते हैं। वो तो सम्मानित प्रोग्राम चूंकि हमने वादा किया था, वो आपको रोज ही बताते हैं कि भाई हम जो है धन्यवाद दौरे के बजाय धन्यवाद बुला के उनका सम्मान करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। सर, ये उन्होंने बीएसपी छोड़ के अब आरएलडी ज्वाइन कर लिया है, तो उससे बीजेपी में कोई वोट के मार्जिन में कोई फर्क पड़ा है क्या? भाई मैं एक ही बात कहूंगा, आप तो मेरे से कहीं ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं तो वैसे ही बुद्धिजीवी बोलता हूँ पत्रकार साथियों को, भाइयों को, लेकिन जो लिखा है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। मेरा लिखा था कि 200 वोटों से हारना है, 200 वोट और मिल जाती तो मैं जीत जाता, और मेरी कई हजार वोट ऐसी होंगी जो गिर नहीं पाई। तो परमात्मा ने 2.5 साल मुझसे ये काम करवाना था, और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर मैं रहा तो आगे इनका फिर सेवक बन के इनकी सेवा। तो ऐसे कि क्योंकि आरएलडी बीजेपी का साथ देंगे और वो वाले वोटर्स भी इधर बीजेपी में अभी ये तो धर्म बनता है, ये तो धर्म बनता है, हमारा गठबंधन है तो ये हमारा धर्म बनता है, एक दूसरे के साथ ही चलेंगे, और गठबंधन तो एक ही व्यक्ति को लड़ाएगा, जिसको भी लड़ाएगा उसको लड़ाएंगे। अगर मोंटी जी ने टिकट की मांग की तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, वो मांग तो सबका अधिकार है मांग करने का, लेकिन जिसे पार्टी गठबंधन देगा वो लड़ेगा। जनता का क्या रुख है आपको? मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मैं इस बात का आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आप ही ये, क्योंकि आप गांव-गांव शहर भी जाके पता करते हैं, तो ये मेरे से अच्छा आप पता कर सकते हैं, और आप पता करके बताएंगे तो उसी को हम मान लेंगे। भाई माननीय मंत्री जी तो हमारे लगातार जब से इस क्षेत्र में आए हैं तब से ही लगातार सेवा कर रहे हैं लोगों की। आप किसी भी प्रकार से देख ले, माननीय मंत्री जी के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। वो जैसी भी परिस्थिति में जिस भी प्रकार से उसकी सहायता करनी हो, हर परिस्थिति में हर प्रकार से, और आप ये जमावड़ा देख सकते हैं लोगों का। आज भी जिस प्रकार से निरंतर माननीय मंत्री जी को प्रेम मिल रहा है लोगों का, ऐसा लग रहा है कि तत्काल में भी विधायक माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र से। तो क्या लगता है लगातार इसी तरह कार्य चलता रहेगा? मेरा तो मानना यह है कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि भाई इस बार यह है कि 2.5 साल का कार्यकाल था कि हमको 2.5 साल के लिए मौका देके तो देखिए, पर लोगों का मन देख के लग रहा है कि लोग लगातार 5 साल के लिए मौका देना चाह रहे हैं माननीय मंत्री जी को। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जनादेश है 2027 में हमारे मंगलौर विधानसभा और पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार बहुमत रूप से आएगी, पहले से भी ज्यादा। काशीपुर के रिहायशी इलाकों में लंबे समय से गुलदार की धमकी और साथ ही चहलकदमी के साथ जानवरों की निवाला बनाने की आशंका और खबरें सामने आ रही थी। लोगों के मन में डर लगातार बना हुआ था। वन विभाग की सफल कोशिश को लोगों ने डरों का खत्म कर दिया और साथ ही वन विभाग ने काशीपुर में दहशत का पर्याय बनते जा रहे गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया। आपको बता दें कि काशीपुर में लंबे समय से अक्सर गुलदार की आवाजाही देखी जा रही थी और बीते दिन गुलदार ने एक आबादी वाली जगह में पालतू कुत्ते को अपना निवाला बना लिया था, जिसकी वजह से लोगों का घर से
अकेला निकलना दुश्वार हो गया था। महानगर के बीचों बीच बेहद आबादी वाली जगह द्रोणा सागर टीले पर गुलदार की चहलकदमी की सूचना पर वन प्रशासन द्वारा यहां पिंजरा लगाया गया, जिसके बाद आज लोगों में दहशत बनती नजर आ रही थी। गुलदार पिंजरे की कैद में आ गया है। हरिद्वार के सैनी आश्रम विवाद में फर्म सोसाइटी एंड चीट रजिस्टर देहरादून द्वारा आदेश आने के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के समाज में काफी मांगने की मांग उठाई है। दरअसल सैनी आश्रम पर कब्जे को लेकर काफी समय से समाज के लोगों में विवाद चल रहा था। आपको बता दें, सैनी सभा सैनी आश्रम ज्वालापुर और प्रबंधन समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर नाम की 2 संस्थाएं बन गई। इस संपत्ति को बचाने के लिए समाज के कुछ लोगों द्वारा सैनी आश्रम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन किया गया। शनिवार को सैनी आश्रम बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रजिस्ट्रार द्वारा प्रबंधन समिति सैनी आश्रम ज्वालापुर को दोषी बताया गया। इसके लिए समिति की समाज में माफी मांगने उनको चाहिए है। अब वो भी एक लंबा संघर्ष चला और अंततः जून को एक बैठक भगवानपुर में होटल रिवर व्यू में हुई हमारी, और उसमें जब हम लोगों को जानकारी लगी तो हमने मार्च में उन्होंने पंजीकृत कराई, लेकिन जून तक भी वो समाज के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताई गई। जब इसकी जानकारी गुपचुप तरीके से चिट एंड फंड सोसाइटी फर्म चिट एंड फंड में पंजीकृत कराई, हमारा दुर्भाग्य ही कहेंगे समाज का कि जो हमारे शीर्ष नेता थे समाज के, पूर्व मंत्री श्री राम सिंह सैनी, मास्टर समय सिंह सैनी जी, आप हमारे समाज के बहुत ही दबंग और बब्बर शेर भाई तेज प्रताप सैनी जी, जिन्हें आप देखते या अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे साथ जुड़े रहे, तो उनका भी सदैव आभार। इसकी महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसा हमने सैनी समाज की ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर को हड़पने की नियत से समाज के कुछ जयचंद और कालनेमियों ने 2024 में एक संस्था पंजीकृत कराई गुपचुप तरीके से फर्जी दस्तावेजों के सहारे। लंबा एक संघर्ष चला और 13 जनवरी को माननीय सभी पक्षों की सुनवाई के बाद जो रजिस्ट्रार महोदय हैं, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट्स, इनके द्वारा आदेश दिया गया कि चूंकि वो संस्था जाली दस्तावेज, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनी थी और उसमें तथ्यात्मक जो तथ्य थे वो गलत थे, तो इस वजह से उसको निरस्त किया जाता है। तो जल्दी हम डीएम साहब से और एसडीएम साहब से और जो सब रजिस्ट्रार है उनसे मुलाकात कर अग्रिम कार्रवाई के लिए उनको कहेंगे। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है जिन लोगों ने संस्था विरोधी काम किया है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। समाज के युवाओं को भी एक लंबा संघर्ष चला। खबर ऋषिकेश से है, जहां वर्ष 2026 की आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर यात्रा प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। आज 4 धाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन की बैठक ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप परिसर में हुई। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप मुख्य रूप से पहुंचे और गढ़वाल कमिश्नर ने अध्यक्षता करते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि यात्रा से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारियों से यात्रा की व्यवस्थाओं की लेकर चर्चा की गई। उन्होंने व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करने के निर्देश दिए। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें हर साल लाखों श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालु की सुविधा का ख्याल रखना सभी अधिकारियों का प्रथम कर्तव्य है और इस कर्तव्य पथ पर प्रत्येक अधिकारी को ईमानदारी से ड्यूटी करने को कहा गया है। 4 धाम यात्रा से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारी यात्रा की तैयारी में अभी से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मूल रूप से ट्रैफिक, पेयजल, सुलभ शौचालय, पार्किंग, सड़कों की मरम्मत, सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन सेवाओं के अलावा श्रद्धालुओं के रहने ठहरने के बेहतर प्रबंध
बंद करने के निर्देश शामिल हैं। चार धाम यात्रा के प्रथम प्रणाव और साथ ही ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंपस में पंजीकरण सहित तमाम सुविधा का बेहतर ख्याल रखने के लिए कहा जाता है और सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में सामाजिक संस्थान के साथ तालमेल बनाने के लिए भी सभी को निर्देशित किया गया है। साथ ही BRO का मुख्य रूप से विस्तार के दिनों में अलर्ट रखने के लिए कहा गया है, निर्माण के लिए कहा गया और साथ ही बद्रीनाथ धाम में सिंह द्वारा आगे की कार्रवाई मोबाइल और साथ ही कैमरा नहीं जाएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ टेंपल कमेटी इसके लिए व्यवस्था क्लासरूम के माध्यम से बनाएगी और केदारनाथ में भी चबूतरे पर कैमरा चलाने की परमिशन नहीं होगी। इस नियम को सख्ती से लागू कराया जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसी हमारी ये चार धाम यात्राओं की तिथि, जैसे कि अभी आप जान भी रहे हैं कि हमारी शीतकालीन यात्रा चल रही है, तो इसके इस यात्रा के बाद में हमारा जो ये ग्रीष्मकालीन यात्रा शुरू होगी, जैसे ही इसकी तिथियां जो अनाउंस होंगी, हम जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे रेंज लेवल पे हमारा कंट्रोल रूम स्टैब्लिश होगा। इसमें भी हमने एक डेस्क बना रखा है जिसमें कि वो यही मॉनिटर करेगा रजिस्ट्रेशन संबंधी, हेलीकॉप्टर में जो हेली टिकट्स जो होते हैं उनके संबंधी, उनको जो भी परेशानी है, कोई भी अगर उनको किसी चीज़ का वेरिफिकेशन करवाना हो तो हम ये सारे नंबर्स जो हैं हम उसको हम पब्लिक करेंगे कंट्रोल रूम का। तो वो यात्री जो भी अगर इंफॉर्मेशन अगर पाना चाहें रिगार्डिंग बुकिंग्स के लिए या हेली टिकट्स के लिए, होटल्स की रिजर्वेशंस के लिए, कोई भी उनको अगर कोई वेरिफिकेशन करना है तो उस संबंधित डेस्क पे हेल्प डेस्क पे वो कॉल कर सकते हैं। सर लेकिन देखिए, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर की जो हमारी यात्रा संपन्न हुई है, ये यात्रा अगर प्राकृतिक आपदा को छोड़ दें जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, यात्रा बहुत ही निर्विघ्न और अच्छे ढंग से संपन्न हुई। पूरे यात्रा रूट में कहीं ट्रैफिक जाम का कोई इशू नहीं आया। यात्रियों को बहुत ही सुलभ ढंग से दर्शन का भी लाभ मिला। और जैसे गंगोत्री यमुनोत्री में आपदा के कारण लगभग 40 दिन यात्रा बाधित रही, केदारनाथ जी में भी करीब हमारी 20 से 25 दिन यात्रा बाधित रही। उसके बावजूद 50 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं को हम लोग दर्शन करा पाने में सफल हुए। बेहतर प्रबंधन का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने चूंकि खुद 3 बैठकें ली थी और मैं उम्मीद कर रहा हूँ CM साहब ने निर्देश दिया है कि ये पहली बैठक हमारी करने के बाद CS महोदय और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी इसकी समीक्षा लगातार होगी। जहाँ तक चुनौतियों की बात आपने की है, जो कुछ स्लाइडिंग जोन्स नए बने हैं उनके मैक्सिमम के हम लोगों को क्या परमानेंट ट्रीटमेंट होना है वो TSDC से सारी रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन परमानेंट जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो बड़ा टाइम टेकिंग होता है, उसमें 1-2 साल का समय लगता है। हमारे लिए शुरुआत में चुनौती होती है कि हम यात्रा को अभी क्या टेम्परेरी व्यवस्था करके बहुत ही सुरक्षित और निर्विघ्न बना सकें। तो वो सारे इश्यूज हमारे डिस्कस हो गए हैं, उस पर हम लोग काम लाभ है कि आपने खासा जो वीडियो उसमें मैंने आपको पता है कि पिछले 2-3 सालों से ये रील बनाने को लेकर डायरेक्टिव्स आते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने ये फिलहाल निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ जी में जो हमारा सिंह द्वार है उसके आगे कोई कैमरा लेकर नहीं जाएगा। उसके लिए एक PKTC एक व्यवस्था क्लॉक रूम की रखेगी, जहाँ पर अपने कैमरे को आप मोबाइल को डिपॉजिट करिए, दर्शन करिए, अपना वीडियो लीजिए और बाहर निकलिए। सिमिलरली जो केदारनाथ जी में जो चबूतरे वाली एरिया है वहाँ पर भी कहा गया है कि नहीं, ये धार्मिक यात्रा है, हम दूसरी श्रद्धा से आते हैं, आप उसके बाहर जाइए, आप मंदिर के बैकग्राउंड को लेकर फोटो ले सकते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो जो अननेसेसरी लोग आ जाते हैं और आधे 1-1 घंटे उसी परिसर में घूमते हैं,
तो जो वास्तव में श्रद्धालु होते हैं उनको फिर प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है और हमारा प्रयास होगा कि इसको हम सख्ती से होल्डिंग पॉइंट के साथ नहीं, होल्डिंग पॉइंट्स हमारे पिछली यात्रा में जितने आइडेंटिफाइड थे उतने हैं ही, और उनमें बस 2-3 चीज़ें और हम लोग ऐड कर रहे हैं कि अच्छे टॉयलेट्स तो थे ही पिछली बार भी, साथ ही साथ लाइट की भी व्यवस्था थी। इस बार पीए सिस्टम भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि सेंटर पॉइंट से लोगों को लाउड स्पीकर के माध्यम से चीज़ों को अवगत करें। थैंक यू। अवगत है कि अभी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई जिसमें हमारे जिले के एसएसपी और एसपी पूरे गढ़वाल मंडल के आए हुए थे। सारे एसएसपीज को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी यात्रा मार्ग में जो नए जो सीजनल जो चौकियां हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से और चार धाम की दृष्टि से जो चौकियां जो हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको देख लें, क्योंकि अभी ये शुरुआती अभी मीटिंग है तो सबको ये बता दिया गया कि जो जो डिमांड्स हैं फोर्स की और उसकी डिमांड्स जो है वो रेंज लेवल को भेज दिया जाए। साथ साथ जो लास्ट ईयर जो हम लोगों ने संपूर्ण यात्रा मार्ग को जो श्री यमुनोत्री श्री गंगोत्री यात्रा मार्ग और यहाँ पे श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ जो यात्रा मार्ग है, तो सारे समस्त यात्रा मार्ग को हमने 10-10 किलोमीटर के सेक्टर्स में बांटा था और उस 10 सेक्टर में हमने वहाँ पे मोटरसाइकिल पे हमने 2-2 पुलिस कर्मियों की यहाँ पे राउंड द क्लॉक वहाँ पे ड्यूटीज लगाई थी। तो इससे हमारा पूरा जो चार धाम का जो एरिया है उसको हमने कवर अप कर लिया था, जिसमें कि लास्ट टाइम की जो गुड प्रैक्टिस जो हमने की थी जिसमें सेक्टर में जो डिवाइड किया था उसमें कोई जाम की स्थिति नहीं हुई, और अगर कोई यात्री या कोई श्रद्धालु कहीं बीच रास्ते में आते हैं और उनको कोई इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कोई मेडिकल या फिर कोई अन्य चीज़ों की जो आवश्यकता होती है जिसमें कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, तत्काल रूप में हम वहाँ पे पहुँच कर उनकी हेल्प की थी। तो वो व्यवस्था इस बार भी रहेगी। जैसा पिछली आपदा में कुछ स्लाइडिंग जोन्स बन गए हैं, तो लास्ट ईयर जितने भी हमारे यात्रा मार्ग में हमारी पुलिस और एसडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की टीम्स थी, उसके साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन पहले ही से हमारा ये बन गया है, और नए जो स्लाइडिंग जोन्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई करके वहाँ पे भी हमारे पुलिस के और एसडीआरएफ के जवान जो है वो तैनात रहेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो हमारा जो प्लान्स है जो कि हरिद्वार और देहरादून से शुरू होता है, तो हमारा ये कंट्रोल रूम जो है वो चार धाम यात्रा की तिथियों के बाद से हमारा ये कंट्रोल रूम रेंज लेवल पे ये शुरू हो जाएगा, जिसमें कि हम इसको राउंड द क्लॉक इसको हम मॉनिटर करेंगे ताकि जो भी अगर प्लान्स ट्रैफिक प्लान लागू करना हो और जिसमें कि अन्य जनपदों का कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो तो उसको कोऑर्डिनेटेड रूप में हम उसको ट्रैफिक को हम संचालित कर सकते हैं। तो यही सारी व्यवस्थाएं भली भांति विदित है कि चार धाम यात्रा न केवल हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि इस पूरे देश के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा होती है, और बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब ये हमारे सभी बड़ी पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इस यात्रा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि इसकी तैयारियां बहुत ही समय से होनी चाहिए और बहुत ही उच्च कोटि की होनी चाहिए, कहीं कोई कमी न रहे। इसीलिए हम लोगों ने आज ये पहली बैठक, जो हमारा सीजन समाप्त हुआ है उसके बाद पहली बैठक आज की गई है, जिसमें सभी यात्रा रूट के आने वाले लगभग पूरा गढ़वाल मंडल आप मान सकते हैं, सभी जिलों के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, बीआरओ हो, एनएच हो, पेयजल हो, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट्स के भी अधिकारी थे। हम लोगों ने पहले लास्ट ईयर की जो यात्रा हुई उसके एक्सपीरियंसेस सबसे सुने, क्या कमियां अगर रह गई हैं हमसे तो उसको भी सब नोट किया गया, और ये यात्रा और बेहतर ढंग से कितनी हो सकती है सबके सुझाव लिए गए। चूँकि अभी हमारे धामों के खुलने की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी तैयारियां पहले से होनी शुरू हो जाएं, ताकि जैसे ही इनकी तिथियां घोषित हों तो हमारा पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन ओपन करना, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन चलते हैं। तो हम अपना रजिस्ट्रेशन का काम प्रारंभ करेंगे। उसके पहले हमारे सारे सड़कों की स्थिति बहुत ही ठीक हो जानी चाहिए। कुछ इश्यूज हमारे NHIDCL के आए हैं जनपद चमोली में, जहाँ का कार्य बहुत संतोषजनक नहीं है। इसके लिए मैंने सब नोट कर लिया है और
सेक्रेटरी PWD से ये तत्काल आज ही इसको संज्ञान में लाऊंगा। बाकी BRO के जो काम चल रहे हैं उन्होंने भी कमिट किया है कि हम सारे काम को 15 मार्च तक कंप्लीट कर देंगे। NH का भी यही कमिटमेंट है कि 15 मार्च तक जो भी हमारे काम है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। पेयजल के लिए जहाँ तक बात है, पेयजल की लाइनें हमारी जो भी आपदा के समय में टूटी थी वो ऑलरेडी रिस्टोर्ड हैं सर, और सभी DMs ने इस बात को सर्टिफाई किया है कि नहीं, अब पेयजल की ऐसा कोई इशू नहीं है। केदारनाथ जी में जो पुराना रामबाड़ा वाला रूट था वो भी अब रूट DM ने अवगत कराया है कि वो रूट की कटिंग के बाद वो रूट भी लगभग हमारा रेडी हो गया है, लेकिन उसमें कोई मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, चाहे वो विद्युत आपूर्ति की हो, चाहे वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बनने हैं उसकी। तो DM को ये मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसका आप इस यात्रा रूट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि पैदल यात्रियों का रूट अलग हो जाए और घोड़े खच्चरों का रूट अलग हो जाए। तो हमारे पास अब लगभग 2 रूट हमको मिल रहे हैं, तो इन दोनों रूटों को हम किस तरह से ज़्यादा बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने DM से कहा है कि नेक्स्ट 1 वीक में वो बता दें, जो भी सुविधाएँ होंगी वहाँ पर हम कर देंगे। परिवहन विभाग को भी डायरेक्शन दिया गया है कि जो हमारा यात्रा चारधाम यात्रा रोटेशन का जो व्यवस्था है अभी वो नेक्स्ट वीक में खुद ही मीटिंग कर रहे हैं, और मेरी नेक्स्ट मीटिंग जो अब होगी वो फेब के 2nd वीक में हम रखेंगे, जिसमें हम 2 सेशन में इस मीटिंग को करेंगे। फर्स्ट सेशन में हमारी तीर्थ पुरोहितों, वहाँ के जो भी हमारे धार्मिक जो लोग हैं उनके साथ बैठक होगी, और सेकंड जो हमारा सेशन होगा उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाले हों, होटल एसोसिएशन हो, घोड़ा खच्चर वाले हों, कंडी एसोसिएशन वाले हों, इन सब के साथ हमारी 1-to-1 बात होगी। उनके इश्यूज क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, हम कितना कर सकते हैं और व्यवस्था को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर भी डिस्कशन होगा। और इसी की तरह से पुलिस की व्यवस्था को भी लेकर आपको IG साहब थोड़ा ब्रीफ करेंगे। आप इनसे इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।